नमस्कार। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में 4 इश्यूज डिस्कस हो चुके थे। तो दिस इज़ द इश्यू नंबर 5, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, राइट। सो अब इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अपोजिशन जो पार्टी है, मींस जो पोजीशन में है वो तो बीजेपी है, एनडीए गवर्नमेंट है, और अपोजिशन में रेस्ट ऑफ द पीपल हैं। तो अपोजिशन इन राज्यसभा इज़ प्लानिंग टू मूव एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस शेखर कुमार यादव। शेखर कुमार यादव के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन अपोजिशन लाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया हुआ था एट ए विश्व हिंदू परिषद फंक्शन दैट कि कंट्री को फंक्शन करना चाहिए एज़ पर द विशेज ऑफ मेजॉरिटी की विशेष के अकॉर्डिंग कंट्री को फंक्शन करना चाहिए। सो इस कमेंट के लिए अगर हम हाईलाइट करें, सो दिस इज़ particularly for comment that country would function as per the wishes of majority had evolved widespread criticism। इससे जो है बहुत ही वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हुई। और तो पार्लियामेंट में अभी तक पार्लियामेंट सो फार हैज़ कंसीडर्ड 5 इम्पीचमेंट नोटिसेज इन पास्ट इंक्लूडिंग अगेंस्ट सौमित्र सेन। अब इसका प्रोसीजर क्या है इम्पीचमेंट लाने का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो बेसिक प्रोसीजर है इम्पीचमेंट लाने का वो ये है कि 50 एमपीज़, कम से कम 50 एमपीज़ राज्यसभा में होनी चाहिए और 100 एमपीज़ लोकसभा में होनी चाहिए। मतलब इतने लोगों की सिग्नेचर होनी चाहिए नोटिस पे, कम से कम 50 एमपीज़, 50 एमपीज़ राज्यसभा में, 100 एमपीज़ लोकसभा में। अगर इंडोर्स करते हैं, साइन करते हैं नोटिस को, तो वो सबमिट किया जा सकता है राज्यसभा में चेयरमैन को। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? जगदीप धनकर, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो यही क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं एक्स ऑफिशियो। तो इनको सबमिट किया जा सकता है। और दूसरा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सबमिट किया जा सकता है। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेम डे सबमिट होता है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पीकर और चेयरमैन रिस्पेक्टिवली उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म करते हैं। और दैट इन्वेस्टिगेशन कमेटी विल लुक इनटू द मैटर। ओके, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन कमेटी में। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ एससी और अदर जजेस ऑफ एससी होते हैं, और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है। और वो 3 मेंबर कमेटी अगर सेम डे नोटिस गई हुई है लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन मिल करके 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे, और फिर जो कमेटी डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा। अब अगर ये सेम डे सबमिट होता है तो दोनों के चेयरमैन और स्पीकर मिल करके डिसाइड करेंगे। अगर डिफरेंट डे में सबमिट होता है तो जो नोटिस दैट इज़ गिवन लेटर शैल स्टैंड रिजेक्टेड। जो बाद में नोटिस दी जाएगी वो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। अब नाउ कमेटी क्या करेगी? जो कमेटी बनेगी 3 मेंबर कमेटी, दैट कमेटी इन्वेस्टिगेट चेंजेस अगेंस्ट द जजेस। कमेटी क्या करेगी? चेंजेस को जो भी चार्जेस हैं, कमेटी जो चार्जेस लगाए गए हैं जज पे, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर कमेटी फाइंड करती है कोई भी गिल्टी, जज की गिल्टी, और जो ग्राउंड होता है इम्पीचमेंट का वो मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर होता है या इनकैपेसिटी होता है, अगर इन ग्राउंड पे उन्हें गिल्टी फाउंड करती है जज को, तो क्या होगा? पार्लियामेंट कैन प्रोसीड विद द इम्पीचमेंट मोशन। फिर पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मोशन की तरफ प्रोसीड कर सकती है।
मोशन को पास होना चाहिए जज को रिमूव करने के लिए, इम्पीच करने के लिए मोशन को ईच हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना चाहिए। स्पेशल, दिस नीड स्पेशल मेजॉरिटी, तो दिस नीड्स ए स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब ये बोथ हाउसेज में ये पास हो जाएगा, बोथ हाउसेज जब उसे अप्रूव कर देगी तो क्या होगा, एन एड्रेस इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, एक एड्रेस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, हु देन इश्यू द रिमूवल ऑर्डर, वो फिर रिमूवल ऑर्डर इशू कर देंगे। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू that is related to impeachment of judges. Issue number 6 that is related to India Internet Governance Forum IIGF। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि IIGF 2024 न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया और उसको हेल्ड करने वाली जो मिनिस्ट्री थी, जो सपोर्टेड मिनिस्ट्री थी, वो थी मीटी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है तो इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री शामिल होगी, नाम से ही स्पष्ट है। दूसरा, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी शामिल होगा, NIXC, निक्सी शामिल होगा और मीटी शामिल होगा। IIGF क्या है? IIGF जो है वो एक ग्लोबल इवेंट होता है IGF मीन्स इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, उसी का इंडियन वर्जन ऑफ ए ग्लोबल इवेंट कॉल्ड द इंटरनेट गवर्नेंस फोरम सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन उसे सपोर्ट करता है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को, तो उसी का इंडियन वर्जन है। तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के पहले आई लग गया, तो IGF किस में बदल गया, IIGF में बदल गया, मीन्स इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ये क्या करता है कि डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ लेके आता है, ये डिस्कस करने के लिए IIGF कि कैसे इंटरनेट कैसे गवर्न हो। सी द नेम, एज द नेम इम्प्लाइज, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, मतलब उस फोरम पे इंटरनेट के गवर्नेंस कैसे गवर्न हो इसकी बातचीत होती है। सो टू डिस्कस हाउ द इंटरनेट शुड बी गवर्नड इन इंडिया, राइट। तो इस जो ये डिफरेंट ग्रुप्स को लाता है स्टेक होल्डर्स, उसमें गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती है, सिविल सोसाइटी होती है, टेक एक्सपर्ट्स होते हैं। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंटरनेट अफेक्ट्स everyone. IIGF helps make sure it stays open, safe and useful for all. It focuses on issues like online safety, access for everyone, privacy and new tech challenges. Who support it? तो सपोर्ट करने वाले मीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड निक्शी है, दैट इज़ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। थीम क्या थी? That is very important. Theme for IIGF is innovating internet governance for India. So this was the theme and अब हम लोग थोड़ा सा IGF के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसे यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करता है, और IGF का ही इंडियन वर्जन क्या है, IIGF, एक आई और पहले लग गया। तो इसके बारे में हम लोग, ये भी मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, इंडोर्स्ड बाय द UN, एज आई टोल्ड यू, that facilitate discussion on public policy issues related to the internet. Okay, it was established under the 2005 World Summit on Information Society and its agenda. Mandate क्या है? Convened by the UN Secretary General to identify emerging issues, foster discussion and offer recommendations, right? इसका फॉर्मेशन अगर देखें तो ऑफिशियली इंडोर्स्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2006 विद इस फर्स्ट मीटिंग इन एथेंस, ग्रीस। इनिशियली गिवन ए 5-year मैंडेट, पहले 5-year मैंडेट दिया गया 2011 तक, फिर इसका 5-year नेक्स्ट 5-year एक्सटेंड किया गया 11 to 15, और फिर लेटर इसे रिन्यू कर दिया गया 10 years तक, मतलब 2025 तक। इसके की फंक्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। तो की फंक्शन है, इट एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेट अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क्स,
Second, promote capacity building for developing nations. Third, and fosters inclusive participation in global internet governance. It lacks decision making authority. ओके रिसेंट फोरम जो हुआ द 19th IGF वॉज हेल्ड इन रियाज सऊदी अरेबिया दिसंबर 2024 विद द थीम आज जो इंटरनेशनल लेवल पे ये था, इसका इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम था, इसका जो रीसेंट फोरम था वो क्या था, द 19th था, 19th IGF कहाँ पे, रियादा सऊदी अरेबिया दिसंबर 2024 विद द थीम बिल्डिंग आवर मल्टी स्टेक होल्डर डिजिटल फ्यूचर। तो ये थीम थी। तो ये भी इश्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरनेट गवर्नेंस से रिलेटेड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इश्यू नंबर 5 दैट इज़ अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। ये भी हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, अब इसका मतलब समझें तो क्या होता है। ज्ञान कोश मतलब ज्ञान का खजाना। इंटरनेट ज्ञान कोश का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान कोश का खजाना, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। तो इसको अगर हम समझें तो ये क्या है, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। Recently, the Union Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions launched अमृत ज्ञान कोश पोर्टल्स। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को लॉन्च किसने किया? इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस। व्हाट इज अबाउट अमृत ज्ञान कोश पोर्टल? इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत। तो इसमें दो लोगों ने डेवलप किया इसको मिल करके, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन गवर्नेंस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस ट्रेनिंग। इट कवर्स डाइवर्स पॉलिसी थीम्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, agriculture and digital governance. It is developed on the IGOT platform and serves as a comprehensive repository of best practices in governance and policy implementation. It aligns with 15 out of 17 Sustainable Development Goals SDGs, covering critical themes such as health, education, agriculture and digital governance. The curated sources enable faculty to align their teaching with global standard while addressing India's unique administrative challenges. What is Karma Yogi Bharat? As I told you, this is jointly developed by Capacity Building Commission and Karma Yogi Bharat. So what is Karma Yogi Bharat? It is a special purpose vehicle SPV established under Mission Karma Yogi, the GOI Government of India's initiative for capacity building of civil servants. Okay, तो ये क्या है कि ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया, कर्मयोगी भारत को। ये एक ऐसा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो सिविल सर्वेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग द IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म which provides digital learning opportunities for government officials. तो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करता है? डिजिटल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इंस्टीट्यूशनल रोल क्या है? इट इज़ ए कोर पार्ट ऑफ द मिशन कर्मयोगी फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सिविल सर्वेंट्स को प्रोवाइड करता है। लीगल स्ट्रक्चर क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी under Section 8 of Companies Act 2013 and is 100% government owned. Responsibilities क्या है? Operates and maintains the IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को ये ऑपरेट करता है और मेंटेन भी करता है, and other digital assets. Ensures the anytime, anywhere, any device accessibility of learning
resources, owns and manages the intellectual property right of all software content processes, implements a subscriptions based revenue model to sustain the platform. अब इस नेक्स्ट इशू जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नेशनल पंचायत अवार्ड 2024। नेशनल पंचायत अवार्ड्स कन्फर्मेंट सेरेमनी 2024 विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। तो ये किस लिए होता है? इन पंचायत जो एफर्ट डालती है पावर्टी एलिवेशन में, हेल्थ में, चाइल्ड वेलफेयर, वाटर कंजर्वेशन में, सैनिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट में, इन सब में जो पंचायत का एफर्ट होता है उसको उसमें उन्हें अवार्ड मिलता है, जिसे बोलते हैं नेशनल पंचायत अवार्ड। और ये कब दिया जाता है? दिस इज़ गिवन ऑन 24 अप्रैल। दिस इज़ गिवन ऑन 24 अप्रैल। दिस इज़ पंचायती राज डे। पंचायती राज डे हर साल 24 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। ओके हम उसमें ऑनर करते हैं जो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, विच केम इनटू इफेक्ट इन 1993। ओके उसको ऑनर करने के लिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे मनाते हैं। 2010 से कर रहे हैं, तो इस अवार्ड को 24 अप्रैल को ही दिया जाता है। एक्चुअली इसमें क्या है, इस अवार्ड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको समझने की ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ ग्रुप्ड 17 SDGs, जो 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनको 9 लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या 9 LSDGs थीम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके और उसी बेसिस पे नेशनल पंचायती अवार्ड दिया जाता है। तो उन 9 जो लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कन्वर्ट किया गया है, वो 9 का नेम ये है। पहला है पावर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड पंचायत, दूसरा है हेल्दी पंचायत होनी चाहिए, तीसरा है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। तो कौन सी पंचायत ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली है उसे प्राइज़ मिलेगा। टॉप 3 इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो हर एक हेड में 1, 2, 3 जितने 9 थीम्स है, इसमें हम टॉप 3 पंचायत्स को लेते हैं और उन्हें अवार्ड देते हैं। फिर हम एवरेज लेते हैं, जितने 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनका हम एवरेज निकालते हैं, और फिर एवरेज में कौन बेहतर है उसको भी हम पुरस्कार देते हैं, अवार्ड देते हैं। तो इस तरह से उनका डिफरेंट नेम है जो हम आके देखेंगे। जैसे टॉप 3 ग्राम पंचायत्स को लिया जाएगा जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो पावर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड पंचायत में। टॉप 3 जो होंगे उन्हें दिया जाएगा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्टेटस विकास पुरस्कार। हेल्दी पंचायत में जो होंगे उनको भी दिया जाएगा टॉप 3 हेल्दी पंचायत होगी अगर उनकी हेल्थ सबकी बहुत बढ़िया। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत में जो टॉप 3 होंगे उनको दिया जाएगा। और जो ओवरऑल हो सकता है कोई पंचायत आपकी पावर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड पंचायत तो हो बट चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत ना हो, तो उसका एवरेज तो कम हो जाएगा। तो कोई पंचायत जो हर में सारे में बेहतर कर रही है, तो जो उनका एवरेज लिया जाता है, तो एवरेज लेके भी अगर उनका टॉप 3 में आते हैं तो उस पुरस्कार का नाम है दीनदयाल पंचायत स्टेटस विकास पुरस्कार। तो दीनदयाल पंचायत स्टेटस विकास पुरस्कार क्या है? वो इंडिविजुअल्स में जो टॉप 3 हैं, मींस इंडिविजुअल्स जो लोकल SDGs गोल हैं, जैसे पावर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्री पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, ये इंडिविजुअल्स है। ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पंचायत, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस, वोमेन फ्रेंडली पंचायत। तो इसमें इंडिविजुअली में जो टॉप 3 में होंगे हम उन्हें अवार्ड देते हैं। उस अवार्ड का नाम होता है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्टेटस विकास अवार्ड। फिर है एक नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत स्टेटस विकास अवार्ड। इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में टॉप 3 हम लेते हैं और उनकी परफॉर्मेंस टॉप 3 में जो रहेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। जो 1 to 9 जो LSDGs हैं, LSDG मीन्स लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनमें एवरेज जिसकी परफॉर्मेंस टॉप 3 में होगी
उनको हम इसमें पुरस्कार देते हैं। और जो तीसरा पुरस्कार है वह ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। ऊर्जा से नाम से ही स्पष्ट है, तो बट ऊर्जा कौन सी, एक दो टाइप की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, एक तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो टॉप 3 में होंगे, एक्सीलेंस कर रहे होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। चौथा पुरस्कार है वो ग्राम न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब कार्बन ज़्यादा नहीं उसमें रिलीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो ऐसी 3 ग्राम पंचायत को या इक्विवेलेंट बॉडीज़ को उनकी अचीवमेंट्स के लिए, कार्बन न्यूट्रलिटी में अचीवमेंट्स के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। और ये किससे होगा कार्बन न्यूट्रलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करने से होगा। पांचवा पुरस्कार जो दिया जाता है वो पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। मतलब वो सर्वोत्तम संस्थान, टॉप 3 संस्थान जो पंचायत की क्षमता निर्माण में अपना योगदान करते हैं। मीन्स 3 इंस्टीट्यूशन दैट हैव प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू ग्राम पंचायत इन अचीविंग लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो आज यहीं तक डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस इश्यूज़, रेस्ट ऑफ द इश्यूज़ को पिकअप करेंगे। थैंक यू सो मच।